क्यों कल अपन ने लेखा अनुपातों के आयाम डिस्कस किए, जिसमें लाभार्जन क्षमता के विश्लेषण के अंतर्गत पहला पार्ट उत्पादन और विक्रय की प्रबंध की कुशलता विस्तार से डिस्कस की। आज अपन व्यवसाय संचालन की प्रबंधकीय कार्यकुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवसाय का संचालन करने वाले प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए परिचालन लाभ का विश्लेषण ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। परिचालन लाभ अनुपात, दूसरा परिचालन लागत या परिचालन अनुपात, तीसरा परिचालन व्यय अनुपात, चौथा प्रशासन व्यय अनुपात, पांचवा विक्रय व्यय अनुपात, छठा वितरण व्यय अनुपात। अब इनको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, परिचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। व्यवसाय के संचालन की कार्यकुशलता इस अनुपात से ज्ञात की जाती है। यदि यह अनुपात बढ़ता है तो यह संचालन की कुशलता का परिचायक है, और घटता है तो संचालन की विफलता का परिचायक है। शुद्ध विक्रय में से संचालन लागत घटाने पर संचालन का लाभ ज्ञात हो जाता है। दूसरे तरीके से अपन ज्ञात करें तो संचालन का लाभ ज्ञात करने के लिए शुद्ध लाभ जो आयकर से पहले ज्ञात किया हुआ है, उसमें से गैर संचालन की आय वो लाभ, जैसे प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश तथा संपत्ति विक्रय पर कोई लाभ हुआ है, उनको घटा दिया जाता है। और गैर संचालन के व्यय तथा हानियां, जैसे ऋणों और ऋण पत्रों पर ब्याज, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, ख्याति का अपलेखन, अन्य स्थगित आयगत डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपलेखन और संपत्ति विक्रय से होने वाली हानि जैसी मदों को जोड़ दिया जाता है, तो परिचालन का लाभ ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से एक तीसरा और तरीका है जिसे भी संचालन का लाभ ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें सकल लाभ में से संचालन के खर्चे घटाकर परिचालन लाभ ज्ञात किया जाता है। प्रश्न में जिस तरह की परिस्थिति हो, जैसी सूचनाएं दी हुई हो, उसी के अनुसार परिचालन लाभ की गणना करके परिचालन लाभ अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूले के रूप में अपन सब वही डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या परिचालन लाभ बराबर विक्रय माइनस संचालन लागत, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या इसका दूसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर सकल लाभ मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब संचालन के लिए। या तीसरा जो अभी डिस्कस किया, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट प्लस गैर संचालन व्यय तथा हानियां अर्थात नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड लॉसेज माइनस गैर संचालन आय तथा लाभ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। तो ये संचालन का लाभ ज्ञात हो जाता है। और संचालन लाभ अनुपात आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, अर्थात संचालन का लाभ अनुपात बराबर संचालन का लाभ भाग शुद्ध बिक्री इंटू 100। इसके बाद दूसरा अनुपात डिस्कस करते हैं, वो है परिचालन लागत, या जिसको शॉर्ट में कहते हैं परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो। व्यवसाय के संचालन की कुशलता मापने का यह भी एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इस अनुपात का कम होना यह प्रदर्शित करता है कि संचालन के लाभों में वृद्धि होगी, जो अंततोगत्वा शुद्ध लाभों को बढ़ाएगी। इस अनुपात में परिवर्तन के वे सभी कारण होंगे जो कच्ची सामग्री उपयोग अनुपात, परिवर्तन लागत अनुपात तथा व्यय अनुपात में परिवर्तन के कारण हैं। यदि कच्ची सामग्री उपयोग अनुपात तथा परिवर्तन लागत अनुपात में कोई परिवर्तन न हो, फिर भी परिचालन अनुपात घटे, तो इसका कारण यही होगा कि विक्रय में वृद्धि हुई है।
जिससे प्रति इकाई स्थिर व्ययों में कमी आई है। प्रशासन और विक्रय व्यय, इनमें जो भी स्थिर भाग है वो कम हुआ है अथवा परिवर्तनशील व्यय विक्रय के अनुपात में न बढ़कर आनुपातिक रूप से कम बढ़े हैं तो ही यह अनुपात घटता है। इस अनुपात का घटना प्रबंध की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। परिचालन लागत या परिचालन लागत को ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रयुक्त माल प्लस परिवर्तन लागत प्लस संचालन व्यय, अर्थात ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। परिचालन लागत बराबर विक्रय माल की लागत प्लस परिचालन व्यय, अर्थात ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो परिचालन अनुपात या परिचालन लागत अनुपात का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, अर्थात परिचालन लागत या परिचालन अनुपात बराबर परिचालन लागत में सेल्स का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो परिचालन लागत अनुपात या परिचालन अनुपात ज्ञात हो जाएगा। परिचालन अनुपात कच्ची सामग्री उपयोग अनुपात, परिवर्तन लागत अनुपात तथा संचालन व्यय अनुपात की जोड़ है। विक्रय माल की लागत अनुपात में संचालन व्यय अनुपात जोड़ दें तो परिचालन लागत अनुपात ज्ञात हो जाता है। कुल मिला के अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हुआ? ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। इसी तरह से इसका अल्टरनेटिव तीसरा फॉर्मूला होगा कि यदि 100 में से संचालन लाभ अनुपात घटा दें तो शेष अनुपात परिचालन अनुपात होगा, अर्थात ऑपरेटिंग रेशियो बराबर 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो जैसी प्रश्न में सूचना होगी उस हिसाब से यह अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तीसरा है परिचालन व्यय अनुपात, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाने वाले व्यय प्रशासन, विक्रय और वितरण व्यय परिचालन व्यय कहलाते हैं। अर्थात परिचालन व्ययों में ये तीनों व्यय शामिल होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। प्रशासनिक व्ययों में वेतन, पोस्टेज, टेलीफोन, किराया, बीमा, स्टेशनरी अर्थात प्रशासनिक खर्चे शामिल किए जाते हैं। विक्रय व्ययों में माल बेचने से संबंधित खर्चे जैसे विक्रय विभाग के कर्मचारियों का वेतन, बोनस, शोरूम का किराया, कमीशन, यात्रा व्यय, विज्ञापन, डूबत ऋण, बट्टा आदि शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार वितरण व्ययों में जावक गाड़ी भाड़ा, गोदाम के खर्चे, पैकिंग के खर्चे, माल सुपुर्दगी वाहन डिलीवरी वैन के खर्चे शामिल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपॉन सेल्स इंटू 100, अर्थात परिचालन व्यय अनुपात बराबर परिचालन व्यय बट्टा शुद्ध बिक्री इंटू 100। इसके बाद प्रशासन व्यय अनुपात, विक्रय व्यय अनुपात और वितरण व्यय अनुपात ज्ञात करने के सूत्र भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रशासन व्यय अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है प्रशासन व्यय बटा बिक्री इंटू 100, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज अपॉन सेल्स इंटू 100। इसी तरह से विक्रय व्यय अनुपात सेलिंग एक्सपेंसेज रेशियो बराबर विक्रय व्यय अपॉन सेल्स इंटू 100, अर्थात विक्रय व्यय अनुपात ज्ञात करने के लिए विक्रय व्ययों में शुद्ध बिक्री का भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। इसी तरह वितरण व्यय अनुपात में वितरण व्ययों में शुद्ध बिक्री का भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज रेशियो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज अपॉन सेल्स इंटू 100। पहले भी बता चुका हूँ, बार बार यही कहूँगा कि सेल्स का अभिप्राय यहाँ शुद्ध बिक्री से है, नेट सेल्स से है। बिक्री में से विक्रय वापसी घटा दो। परिचालन व्यय अनुपात जितना कम होता है उतनी ही शुद्ध लाभ के बढ़ने की संभावना रहती है।
इसमें कमी होना संचालन की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इसमें शामिल होने वाले व्ययों में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत की प्रकृति के व्यय शामिल होते हैं। परिवर्तनशील व्ययों का अनुपात स्थिर रहना या कम होना परिचालन कुशलता का प्रतीक माना जाता है, परंतु यदि यह अनुपात बढ़ जाता है तो संचालन कुशलता में कमी मानी जाएगी। स्थिर व्ययों का अनुपात विक्रय बढ़ने पर घटता है और विक्रय घटने पर बढ़ता है। इन अनुपातों से संबंधित एक उदाहरण पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, इसको देख लेना। कोई भी तकलीफ हो अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में हर चीज़ को याद करके समझाया गया है फॉर्मूले के साथ। कोई भी तकलीफ आए आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो डिटेल में अपन डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ में आज ही आपको ये भेज दिया जाएगा, ताकि एक बार देख लें। जो मैंने बताया है वो सारा उसी तरीके से आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अर्थात सर्वांगीण कार्यकुशलता का विश्लेषण। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण कार्यकुशलता का विश्लेषण, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल एफिशिएंसी एनालिसिस। कंपनी में विनियोजित धनराशि पर किस दर से आय प्राप्त हो रही है, इसी के आधार पर प्रबंध वर्ग की समस्त तरीकों से सर्वांगीण कार्यकुशलता मापी जाती है। यहाँ कुशलता मापन का आधार विक्रय न होकर विनियोजित पूंजी होता है। इस दर में वृद्धि करने पर प्रबंधक कुशल हैं और कमी होने पर कम कुशल माने जाते हैं। इस दर में वृद्धि करने के लिए विक्रय की मात्रा या मूल्य या दोनों में वृद्धि करने के साथ साथ उत्पादन लागतों और संचालन व्ययों को नियंत्रित करके उनमें कमी करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो संस्था में विनियोजित राशि में कमी करने पर ही अन्य बातें समान रहते हुए यह दर बढ़ सकती है। व्यवहार में विनियोगों पर प्रत्याय की दर ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के विनियोगों को आधार मानते हुए यह प्रत्याय की दर ज्ञात करके उनका निर्वचन किया जाता है। उसमें सबसे पहला है कुल निधि पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन टोटल फंड। विस्तृत रूप से निर्वचन करने के लिए कुल निधि पर प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है, तो उसे सर्वोत्तम आधार माना जाता है। यहाँ कुल निधि से अभिप्राय स्वामित्व एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पक्ष या संपत्ति पक्ष के योग में से वे खर्चे एवं हानियां कम करने से है जो अपलिखित नहीं किए गए हैं, अर्थात अंशधारियों की निधि, आवंटन हेतु आवेदन राशि तथा दायित्व एवं प्रावधानों में से न अपलिखित किए गए खर्चे एवं हानियां घटाने पर कुल निधि ज्ञात होती है। अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि गैर चालू संपत्तियां, विनियोग, चालू संपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों में से न अपलिखित किए गए व्ययों को घटाकर ज्ञात की गई राशि कुल निधि है। मतलब कुल निधि इन तीनों ही तरीके से ज्ञात की जा सकती है और तीनों में राशि एक ही आएगी। यह दर जितनी ऊंची होगी उतनी ही प्रबंधकों की कुशलता अच्छी मानी जाएगी। यह विश्लेषण उसी समय उपयोगी सिद्ध होता है जबकि दो अलग अलग व्यापारों की कुशलता एवं लाभार्जन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना हो। अब इसके लिए फॉर्मूला है रिटर्न ऑन टोटल फंड या कुल निधि पर प्रत्याय बराबर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्थात
ब्याज और आयकर से पूर्व का लाभ अपॉन टोटल फंड, कुल निधि, इंटू 100, अर्थात कुल निधि पर प्रत्याय की दर ज्ञात करने के लिए ब्याज तथा आयकर से पूर्व जो लाभ है उसमें कुल निधि का भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वो रिटर्न ऑन टोटल फंड है परसेंटेज में। कुछ विद्वान रिटर्न ऑन टोटल फंड ज्ञात करने के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी देते हैं, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन टोटल फंड इंटू 100, अर्थात ब्याज तथा आयकर के पश्चात जो लाभ है उसमें कुल निधि का भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो तो रिटर्न ऑन टोटल फंड ज्ञात हो जाएगा। दूसरा है दीर्घकालीन निधि पर प्रत्याय। पहला था कुल निधि पर प्रत्याय, अब दूसरा है दीर्घकालीन निधि पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड। दीर्घकालीन निधि से आशय अंशधारियों की निधि और ऋण पत्रधारियों की निधि से लगाया जाता है, अर्थात शेयर होल्डर्स फंड और जो डिवेंचर होल्डर्स फंड है उन दोनों को जोड़ लें तो लॉन्ग टर्म फंड या दीर्घकालीन निधि ज्ञात हो जाती है। प्रबंधकीय कुशलता को मापने के लिए यह भी एक सुदृढ़ आधार है। अंशधारियों की निधि ज्ञात करने के लिए समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, संचय और आधिक्य को जोड़कर उनमें से न अपलिखित किए गए खर्चे और हानियां घटा दी जाती हैं। ऋण पत्रधारियों की निधि में सुरक्षित तथा असुरक्षित दीर्घकालीन ऋणों को शामिल करते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं कि दीर्घकालीन निधि ज्ञात करने के लिए चिट्ठे के संपत्ति और दायित्व पक्ष के योग में से, दोनों तो एक ही होता है, न अपलिखित किए गए खर्चे और हानियां तथा चालू दायित्व और प्रावधान घटा दिए जाएं तो दीर्घकालीन निधि ज्ञात हो जाती है। एक और अल्टरनेटिव तरीका भी है दीर्घकालीन निधि ज्ञात करने का, वो है स्थायी संपत्तियों के शुद्ध मूल्य, मतलब फिक्स एसेट्स के ग्रॉस वैल्यू में से जो डेप्रिसिएशन है वो घटा दो। कार्यशील पूंजी की राशि है, अर्थात जिसको अपन चालू संपत्तियां कहते हैं, वो उनमें जोड़ दो और चालू दायित्व घटा लो तो जो राशि प्राप्त होगी वो भी दीर्घकालीन निधि होगी, जिसको अपन शॉर्टकट में ये कह दें कि नेट फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियों का शुद्ध मूल्य प्लस वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाने पर वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है। तो दीर्घकालीन निधि अपन शॉर्ट में कहें तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये एक तरीका है लॉन्ग टर्म फंड ज्ञात करने का। दूसरा है टोटल ऑफ एसेट साइड या टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ माइनस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तीसरा इसका तरीका है कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस वर्किंग कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड बराबर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये इतने सारी अलग अलग तरीकों से लॉन्ग टर्म फंड ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्याय की दर ज्ञात करते समय आयकर तथा ब्याज चुकाने से पूर्व का लाभ काम में लेते हैं, क्योंकि ऋणदाताओं के लिए लाभ स्वयं को ब्याज चुकाने से पूर्व का ही माना जाएगा और दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज एक व्यय की मद है और आयकर समस्त खर्चे और हानियां घटाने के बाद शेष लाभ पर ही लगता है। इसलिए दीर्घकालीन कोषों पर प्रत्याय की दर ज्ञात करने के लिए आयकर व ब्याज चुकाने से पूर्व के लाभ को ही काम में लिया जाना चाहिए। प्रश्न में स्पष्ट सूचना न हो तो दीर्घकालीन निधि पर प्रत्याय की दर ज्ञात करनी चाहिए।
अर्थात टोटल फंड पर नहीं, लॉन्ग टर्म फंड पर ही करनी चाहिए। प्रश्न में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने का कहा हो तो दीर्घकालीन निधि पर ही प्रत्याय ज्ञात करनी है। कुछ विद्वानों का मत है कि दीर्घकालीन निधि पर प्रत्याय की दर ज्ञात करते समय उन दीर्घकालीन निधियों को भी शामिल करना चाहिए जो व्यापार में प्रयोग हुई है। यदि उनका कुछ भाग आगे के वर्षों में प्रयोग होना है या प्रयोग होना अपेक्षित है, इसलिए उसे अल्पकालीन विनियोगों अर्थात स्थायी जमा या अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया गया है। यदि निर्माण करवाना हो तो सब कार्य एक साथ नहीं हो सकता है या उपकरण खरीदने हो तो भी मूल्य, क्षमता एवं तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है, तो उसे दीर्घकालीन निधियों में से कम कर देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आयकर और ब्याज से पूर्व ज्ञात लाभों में से भी ऐसी प्रतिभूतियों और जमाओं पर प्राप्त ब्याज की राशि को भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि अपन ने उधर उनको शामिल नहीं किया, इधर ब्याज को भी इनकम में शामिल नहीं करते। अर्थात रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड का जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला हो सकता है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इनकम ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स माइनस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद ये अल्टरनेटिव नॉर्मल फॉर्मूला तो रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड का है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड इनटू 100, परंतु ऐसी परिस्थिति हो जाए तो ये दूसरा फॉर्मूला काम में लिया जाना चाहिए, जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इनकम ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड माइनस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब तीसरा है अंशधारियों की निधि पर प्रत्याय। अंशधारियों की निधि पर प्रत्याय रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड ज्ञात करने के लिए समता और पूर्वाधिकारी अंशधारियों की चुकता पूंजी तथा कंपनी के द्वारा अर्जित अवितरित लाभ में से न अपलिखित किए गए व्यय और हानियां घटाने के बाद बची हुई राशि अंशधारियों की निधि कहलाती है। इसकी गणना करने का दूसरा तरीका यह भी है कि कुल संपत्तियों के योग में से न अपलिखित किए गए खर्चे व हानियां तथा गैर चालू तथा चालू बाह्य दायित्व, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व और प्रावधान घटाने के बाद शेष राशि ही अंशधारियों की निधि होती है। इसमें प्रत्याय की दर ज्ञात करते समय ब्याज तथा आयकर घटाने के पश्चात जो शुद्ध लाभ होता है उसी को काम में लिया जाता है। यह विश्लेषण वर्तमान और भावी अंशधारियों के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड पर रिटर्न ज्ञात करनी है, अर्थात रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100 होगा। नेक्स्ट है समता अंशधारियों की निधि पर प्रत्याय रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। समता अंशधारियों की निधि से तात्पर्य चुकता समता अंश पूंजी तथा संचय एवं आधिक्य में से न अपलिखित किए गए खर्चे और हानियां घटाने के बाद बची राशि से है। यह प्रत्याय ज्ञात करने के लिए लाभों से आशय ब्याज तथा आयकर और पूर्वाधिकारी लाभांश घटाने के बाद बचे हुए लाभ से। समता अंशधारियों के दृष्टिकोण से यह उपयोगी निर्वचन है। इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे ज्ञात होगा? यह ऊपर आपने जो पहले डिस्कस किया शेयर होल्डर्स फंड, उसमें से जो प्रेफरेंस कैपिटल
है, जो पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल है, उसको घटा दो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ज्ञात हो जाएगा। और अंत में समता अंश पूंजी पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ये तो औपचारिकता है। समता अंश पूंजी से आशय चुकता समता अंश पूंजी से ही है। यह विश्लेषण यह बताता है कि चुकता समता अंश पूंजी पर प्रत्याय की दर क्या है। यहाँ भी लाभ से तात्पर्य वही है जो समतांशधारियों की निधि पर था, अर्थात ब्याज, कर और पूर्वाधिकारी लाभांश घटाने के बाद विद्यमान लाभ ही इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बराबर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल जो पेड अप है इंटू 100। विनियोग पर प्रत्याय की दर में परिवर्तन का कारण लाभ की सीमा, प्रॉफिट मार्जिन तथा विनियोग आवर्त, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर अनुपात में होने वाला परिवर्तन होता है। विनियोग आवर्त के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बिक्री की राशि विनियोग की कितने गुना है, और बिक्री की राशि विनियोग की जितनी अधिक गुना होगी उतना ही लाभ ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन, लाभ की सीमा कैसे ज्ञात करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन बराबर प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। और विनियोग आवर्त अनुपात अर्थात इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स इंटू 100। तो विनियोगों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकला? प्रॉफिट मार्जिन इंटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, जो कि अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। लाभ की सीमा कम होने से लाभार्जन क्षमता घटती है, और यदि विनियोग आवर्त कम होता है तो इसका आशय है कि व्यापार में लगी हुई पूंजी का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है, अर्थात अति पूंजीकरण है। यहाँ लाभ से आशय ब्याज व आयकर से पूर्व अर्जित लाभ से है, और विनियोगों का आशय दीर्घकालीन निधि से है, जो कि अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सारे डिस्कशन से ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रकार के विनियोग के अनुसार आय की दर ज्ञात करने के लिए लाभ की राशि अलग अलग काम में ली जाती है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर ज्ञात करने का मुख्य कारण संचालन की कुशलता एवं कुल लाभप्रदता की माप करना है। वर्तमान में प्रबंधकीय निर्णयों की जांच का आधार भी इस दर को ही माना जाने लगा है। एक व्यावसायिक संस्था में इसके महत्व या उद्देश्य को इस तरह से भी मूल्यांकित किया जा सकता है, जैसे उधार नीति की जांच करना, टेस्टिंग ऑफ बोरोइंग पॉलिसी। सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था द्वारा उधार ली जाने वाली पूंजी पर ब्याज की दर का निर्धारण करते समय विनियोजित पूंजी पर मिलने वाली प्रत्याय दर को ध्यान में रखना चाहिए। यदि ब्याज की दर प्रत्याय की दर से अधिक होगी तो वह कंपनी के लिए घातक सिद्ध होती है। इसी तरह से दूसरा मूल्यांकन का तरीका है तुलना का आधार, बेस ऑफ कंपैरिजन। एक संस्था की उत्पाद के अनुसार या विभाग के अनुसार लाभदायकता एवं कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर सहायक सिद्ध होती है। जो उत्पाद या विभाग अलाभप्रद हो उसे बंद करने या उसकी लागतों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। यदि दो संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो भी यह दर महत्वपूर्ण होती है। दो कंपनियों के लिए समान लाभ होना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि उनकी कार्यकुशलता भी समान है, क्योंकि दोनों के उत्पादन, विक्रय और विनियोजित पूंजी में अंतर हो सकता है। अतः प्रत्याय की दर के आधार पर संस्था की प्रगति एवं तुलनात्मक कुशलता ज्ञात की जा सकती है। इसी तरह से थर्ड मूल्यांकन का तरीका है सर्वांगीण कुशलता की जांच, टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी। संस्था की सर्वांगीण कुशलता को मापने का मुख्य आधार प्रत्याय की दर है। इसमें लाभ, विक्रय तथा विभिन्न प्रकार से विनियोगों का वर्गीकरण करते हुए प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्रबंधकों ने विद्यमान कोषों का प्रयोग कितनी कुशलता से किया है।
और चौथा टेस्टिंग का तरीका है बजटरी नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन बजटरी कंट्रोल। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि पूंजीगत विनियोग करते समय ये ध्यान रखा गया है कि उन पर लाभ की दर सामान्य प्रत्याय की जो दर है उसके लगभग बराबर हो। यदि कम है तो उसके क्या औचित्य हैं। मास्टर बजट में आवश्यक सूचनाएं दिखाकर उनमें आए विवरणों की व्याख्या करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और प्रबंध द्वारा व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। और दूसरे अन्य जो कारण हैं उसमें यदि विनियोग पर प्रत्याय दर की अन्य कारणों में यदि विनियोगों पर पर्याप्त प्रत्याय की दर अर्जित होती है तो संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी। पर्याप्त लाभांश मिलने और संचित लाभों में वृद्धि होने से अंशों के बाजार भाव बढ़ेंगे और अंशधारी खुश होंगे। श्रमिकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नति और नौकरी में स्थायित्व मिलेगा, जिससे श्रम और पूंजी में मधुर संबंध बनेंगे और इन सब के परिणामस्वरूप संस्था को भविष्य में अंश पूंजी, ऋण पूंजी प्राप्त करने में आसानी रहेगी, जिससे संस्था का विकास होगा। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को उदाहरण से समझाने के लिए एक उदाहरण पीडीएफ में आपको भेजा जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखें। कोई भी तकलीफ हो पूछें, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के जो भी कॉम्प्लिकेसी है उसको डिटेल में विभिन्न अल्टरनेटिव मेथड से समझाया गया है। इसके बाद अपन ड्यू पॉइंट चार्ट या ड्यू पॉइंट नियंत्रण मानचित्र को डिस्कस करेंगे।